नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कुमार विश्वास, एक ऐसा नाम जिसको मैं कहूं कि हिंदी कविता में हरिवंश राय बच्चन और नीरज के बाद लोकप्रियता के शिखर पर स्थित, नौजवानों के दिलों की धड़कन और अन्ना आंदोलन के समय एक दूसरी भूमिका में भी नजर आए, एक मोटिवेटर की भूमिका में नजर आए कुमार विश्वास। विश्वास साहब, चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास साहब, मैं दो हिस्सों में बात करना चाहूंगा आपसे। एक बात करूंगा आपकी ये जो कविता वाली जो विधा है उस पर, और दूसरा एक आंदोलनकारी की जो भूमिका है उस पर। बात कविता से शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जो एक ट्रेडिशनल स्वरूप था भारत में, उसको आपने बदल दिया। मैं कहूं ये लाइव शो परफॉर्मेंस जैसी शब्दावलियों से ज्यादा वो होता है, समझ आती है बात जो आप कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, क्या हुआ कि जब 2000 का दशक, ये शताब्दी शुरू हुई, उससे लगभग 10 वर्ष पहले मैं हिंदी मंच पर आ गया था। 1990 के आसपास मैं हिंदी कवि सम्मेलनों में पहुंच गया था। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जाती हुई देवराज दिनेश की, भवानी दादा की और बाल कवि बैरागी की, ये पीढ़ी मैंने देखी, रमानाथ अवस्थी की, भारत भूषण की। मैं इन लोगों के साथ बचपन में बैठा। जब मैं बीए के पहली साल में था तो मैंने गीत को अपमानित होते हुए देखा, मैंने विदूषकों को महिमा मंडित होते हुए देखा, मैंने राजनीतिक नारेबाजों को तालियों का महोत्सव खड़े करते हुए देखा, और मुझे लगा कि तेजी के साथ हमारे कवि सम्मेलन का जो मानस है और श्रोता है वो बदल रहा है। तो मैं उसको 10 साल तक तटस्थ दर्शक की तरह, उस बहाव की तरह देखता रहा। मुझे सिर्फ यही था कि मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ दूं, जैसा भी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मानक नहीं था। लेकिन 2000 आते आते मैंने ये महसूस किया कि इस हिंदी कवि सम्मेलन से एक तत्व गायब हो रहा है। एक तो है कविता, धीमे धीमे गायब हो रही है, और एक है श्रोता। 40 से नीचे का कोई व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा था। और आपने भी अगर देखे हो कवि सम्मेलन, आपकी पुरानी साहित्यिक समझ है, 40 से नीचे का आदमी नहीं आता था। 2000 में मुझे लगा कि वो जो नया श्रोता है वो कहाँ है, जो मैं था, जिसने सबसे पहले जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ सुना था अपने पिता के साथ किसी मेले में जाकर। वो कहाँ है जिसने रमानाथ अवस्थी सुने थे, सो न सका मैं याद तुम्हारी आई सारी रात, और पासी बजी कहीं शहनाई सारी रात। वो कहाँ है? तो मैंने देखा कि वो युवक तो एनरिके सुन रहा है, somebody loves you, somebody miss you every single night and that somebody is me। तो मैंने कहा ये क्यों सुन रहा है, अंग्रेजी क्यों सुन रहा है? तो पता चला कि अंग्रेजी सरलीकरण की वजह से सुन रहा है। इसे हृदय, शुभे, अभ्यंतर इसे सुझाई नहीं दे रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी भाषा में लोग बोल रहे हैं, या ये ऐसा क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक माइक होगा, डंडे सा, उस पर एक आदमी खड़ा रहेगा, चारों तरफ गोल खड़े रहेंगे और इस तरह की भाषा बोली जाएगी। तो मैंने सबसे पहला प्रयोग इंजीनियरिंग कॉलेज में किया, और मैं वहां गया। मैंने उन जैसी भाषा में बात की, उनकी तरह बात की, और मैंने जो कविताएं, मेरी सबसे सरलतम कविताएं थी जिन्हें मैं कविता नहीं मान रहा था। मैं तब भी अपने उन गीतों को गीत मानता था जिनमें प्राण की वीथिका में तुम्हारे चरण कर रहे थे युगों से सतत संचरण, ये बोलता था। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, तो मैंने देखा तालियों का दिल तक ज्यादा पहुंची। तो मुझे लगा ये लोग आने चाहिए। तो मैंने उसके लिए कोशिश की। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सबसे पहले आईआईटीज में गया, क्योंकि आईआईटीज देश में मानक हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो एनआईटी में बुलाया गया, एनआईटी के बाद बाकी कॉलेज में बुलाया गया, आईएम में बुलाया गया। तो 2005 के आसपास बड़ा विरोध हुआ। हिंदी कवि सम्मेलन के लगभग पहली कतार के 24 लोगों ने लिख कर दिया संयोजकों को कि कुमार विश्वास आएंगे तो हम नहीं आएंगे। उनको लगता था कि मैं सारे फॉर्मेशन को खराब कर रहा हूं। मैं कॉलर माइक लेके कविता सुना रहा हूं, मैं घूम के कविताएं सुना रहा हूं, मैं बीच में जुमले भी बोल रहा हूं, मैं लड़कों से हंसी मजाक भी कर रहा हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल उस भीड़ को लौटाना था। मैं मंजन नहीं बेच रहा था, मैं अजगर दिखा रहा था। मुझे पता था कि मैं जब तक अजगर नहीं दिखाऊंगा मंजन खरीदने वाली भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ खत्म हो चुकी थी। भीड़ उस टीए पर थी ही नहीं, जनता वहां थी ही नहीं। तो मेरी कोशिश यही रही। 2009 आते आते, 10 आते आते उनको समझ आना शुरू हो गया कि विरोध बेकार है, मान लिया गया है ये प्रयोग। तो उन्होंने भी वही प्रयोग करने शुरू किए। मैं यूट्यूब पर, ऑर्कुट पर, फेसबुक पर सबसे पहले पहुंचने वाला हिंदी का कवि था जिसने इन सारे सरोकारों का सबसे पहले प्रयोग किया। बाद में वो लोग भी आए, निंदा करते हुए आए। उनमें से कुछ प्रशंसक हो गए, कुछ ने स्वीकार कर लिया, कुछ अभी भी तटस्थ खड़े हुए हैं, कुछ विरोध में है। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी जनता, भारत की एक बहुत जनता, देखिए हिंदी माँ का जो परिवार है हिंदुस्तानी जबान का, वो 200 करोड़ लोगों का है। उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अप्रवासी भी हैं। जिस माँ के बेटे इतने सारे हों, उसकी रसोई बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारी रसोई बड़ी ओछी है, हमारी रसोई बड़ी छोटी है। हमारा हिंदी का कवि भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार लेता है, क्षमा करें मुझे, ज्ञानपीठ लेता है, अकादमी लेता है, उसकी 5000 प्रतियां नहीं बिकती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग खरीद नहीं रहे। लोग अगर चेतन भगत खरीद रहे हैं 20 लाख, तो उन 20 लाख में से आपके 1 लाख कहां गए? लेकिन मैं समझता हूं कि
उपन्यास और साहित्य उस विधा में, गद्य की विधा में जो काम चेतन भगत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, वही कुमार विश्वास ने किया कविता में। देखिए चेतन भी क्यों गलत है, आप, मेरा कहना है कि गलत नहीं, मैं कह रहा हूं, दोनों ने जमीन तोड़ी, एक नई जमीन। चेतन की भी ये दिक्कत है, हम और चेतन मिलते हैं तो चेतन कहता है कि मुझे लोग उपन्यासकार मानने को तैयार नहीं, अंग्रेजी वाले, मैं कहता हूं मुझे हिंदी वाले कवि मानने को तैयार नहीं। लेकिन हमारी सुविधा ये है, हम बिल्कुल मानते हैं कि हम कवि नहीं हो सकते, चेतन भी मानता है कि वो उपन्यासकार नहीं हो सकता, लेकिन हमारी पूरी मेहनत इस बात की थी कि हम अच्छे कवियों को पाठक दिला सकें, हम अच्छे कवियों को श्रोता दिला सकें। आज अगर वियतनाम में कार्यक्रम होता है, आज अगर टोक्यो में कार्यक्रम होता है, मैं टोक्यो गया था अभी पीछे, पूरा 1-2 हजार का जितना हॉल था पूरा भरा हुआ था, युवा लड़के आए हुए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कावासाकी में जो नौकरी कर रहे हैं वो ड्राइव करके आए थे। तो हो सकता है कि वो जुमलेबाज कुमार विश्वास को सुनने आए हों, लेकिन आने वाले समय में 6 साल बाद अगर ये परंपरा इसी तरह चलती रही तो एक अच्छे कवि को सुनने भी आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें भगा ही देंगे, वो आएंगे ही नहीं, तो हिंदी को पाठक कहां से मिलेगा। भाषाएं और माताएं बेटों से बड़ी बनती हैं, शामियानों से बड़ी नहीं बनती। एक इसमें मुझे याद आता है कि जब बच्चन जी का एरा आया इस देश में, तो उस वक्त के जो कवि थे, जो परंपरागत कवि थे, उन्होंने बच्चन को भी कवि मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि गवैया है, ये कवि नहीं। फिर जब नीरज का एरा आया और इस देश के हिंदी मानस पर नीरज ने लंबे समय तक राज किया अपनी कविताओं से, तो नीरज पर तो तमाम व्यक्तिगत और अजीब किस्म के आरोप लगाए, लेकिन दोनों ने समय के साथ साबित किया कि दोनों बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए। कुमार विश्वास उसी का एक्सटेंशन नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं अमिताभ जी, देखिए समय बहुत मानक है। तुलसी जिस समय मानस लिख रहे थे उसी समय केशव भी रामचंद्रिका लिख रहे थे। केशव एक राजा के यहाँ रहते थे और रामचंद्रिका के विमोचन के समय 16 महाजनपदों के राजाओं को वो सोने की जिल्द में भेजी गई थी। आपको पता है कि वो जुझार देव जी के पुत्र के जन्मदिन के ऊपर उसका विमोचन हुआ था। लेकिन आज केशव प्रासंगिक नहीं है, अब मानस कंठ में है। यहां सूरज डूब जाता है तो जोहानिसबर्ग में, सैन फ्रांसिस्को में एक जगह कैसेट बज रही होती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और तुलसी जाग रहे होते हैं। तो लोकमानस आपको स्वीकार करेगा और साहित्य मानस आपको मानेगा। मैं इस प्रक्रिया में हूं ही नहीं। मेरा काम केवल अकुलाहट को, बेचैनी को, युग धर्म को गा देने का है। इससे आगे की, मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मैं निराला का वंशधर हूं, जिसे कविता लिखने के आरोप में भूखा मारा गया। मैं सौभाग्यशाली आदमी हूं कि मैं नागार्जुन का वंशज हूं जो विषपाई रहे। लेकिन मैं देश का सबसे महंगा कवि हूं, जैसे कि पत्रिकाएं छापते हैं। तो जो जीवन जीने के लिए एक सुकून चाहिए, सफलता के जो मानक है वो मेरे पास है। हाँ, मुझे बेचैनी जरूर है कि जो मुझे मिला है इस समाज से, इस युवा पीढ़ी से, उसकी चेतना का जो एहसान है, चाहे वो आंदोलन में आकर हो, चाहे वो कविता में गाकर हो, उसे मैं चुकाता चलूं, उससे मैं उऋण होने की कोशिश करता चलूं। लेकिन लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास ने कविता को, जो उसमें एक पवित्रता थी, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि जो पवित्रता थी उसको तिलांजलि दे दी और उसको रॉक स्टार और डीजे शो की तरह किसी नई चीज में तब्दील कर। देखिए, आलोचकों ने 2 दिक्कत थी नीरज जी के साथ जो उन्होंने किया। मुझे पता था कि वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं। 3, 4, 5 तो व्यक्तिगत बातें कर सकते थे कि मद्यप है, शराब है, मैं पीता नहीं, वुमेनाइजर है, दलाली करता है, नेताओं की चमचागिरी करता है, सत्ता से डरता है, सांप्रदायिक है, अश्लील है। मेरे पूरे काव्यपाठ की आप कहीं भी वीडियो क्लिप देख लीजिए, यूट्यूब पर हैं। मैंने पूरे समय कोशिश की कि मैं सांप्रदायिकता और इन सारे मुद्दों के खिलाफ लड़ता रहूंगा और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। मेरी कविता की भाषा देख लीजिए, उसमें कहीं कोई छंद दोष हो, उसमें कोई बिंब विधान की गड़बड़ी हो, उसमें कोई भाषाई सौंदर्य की कमी हो। हाँ, अगर मैं जुमला बोलूंगा, अगर मैं ये बात बोलूंगा कि हम तो वो हैं जो पहले चिरकुटों में ढूंढे जाते थे, बॉरकुट में ढूंढे जाते हैं, या मैं समकालीन राजनीति पर टिप्पणी करूंगा कि मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री शायद बना तो रखा है लेकिन बता नहीं रखा है, तो और उस पर लोग हंसेंगे। तो मुझे पता है कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी अप्रासंगिक मुद्दे हैं, ये 20 साल बाद खत्म हो जाएंगे। 200 साल बाद स्पेस टैक्सी में अगर कोई युवक अपनी प्रेमिका को लेकर घूम रहा होगा तो वो उस समय मनमोहन सिंह वाला जुमला डिलीट कर देगा, एडिट कर देगा, और वो उसको सुनवा रहा होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, क्योंकि वो बादल के ऊपर अपनी स्पेस टैक्सी घुमा रहा होगा, अपनी स्पेस कार घुमा रहा होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि जीवित रहना क्या, मैंने कितनी कविता बिगाड़ी, पर मैंने कोशिश की कि 60, 70, 100, 150 लोगों की जो महफिलें हुआ करती थी, कवि सम्मेलन की, कवि गोष्ठी की, उसे मैं IIT खड़गपुर की 5000 की युवा जनता बनाऊं, जिसमें आंध्रा का लड़का भी खड़ा है, उड़ीसा का लड़का भी खड़ा है, और दूसरे देशों से आए हुए लड़के भी हिंदी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास कवि जितने अच्छे हैं उससे बहुत बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की स्किल को वो करते हैं। 2 बातें हैं इसमें अमिताभ जी, मैं सदा लोगों से कहता हूं, ये सवाल आप ही पूछ सकते हैं। हिंदी चैनलों में इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत कम लोगों का, इसलिए आप पूछ सकते हैं। एक तो बात है कि बाजार के हिसाब से कविता लिखना, और एक है कविता का बाजार तलाश करना।
कहाँ मेरी कविता जा सकती है। मैंने कभी बाजार के हिसाब से कविता नहीं लिखी। मैंने कविता जिंगल के लिए बाजार तलाश। मैंने कभी जिंगल नहीं लिखा। मेरे पास सब जिंगल लिखने के लिए आए। मैंने अपने एक दोस्त के लिए उसके एड में, जो देश में बहुत मशहूर एड हुआ, उसकी मैंने 2 लाइन जरूर लिखी थी। वो भी दोस्त के लिए लिखी थी और वो खराब बात नहीं थी, पर आज तक उसका क्रेडिट नहीं लिया, आज तक बताया नहीं। जब वो 2 लाइनें लिखी थी तो भी उससे ये कहा था कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने लिखी है, क्योंकि मैं तुमसे पैसा नहीं ले रहा हूं, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं। और वो बड़ा बच्चे बच्चे की जबान पर रहा, लोगों ने गाया। मैंने कभी बाजार की कविता नहीं लिखी। हाँ, मैंने कविता का बाजार तलाशा। अगर एक लोकगीत दिल्ली हिलेला और बस्तर हिलेला, या वो हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, एक लोकगीत को कोई एक व्यक्ति गाता है, एक महिला गाती है, उस पर एक तीसरी महिला अपने संगीत को लगाती है और चौथी महिला नाचती है और 5वीं संभावना सेठ उसे कहीं प्रस्तुत कर 5 लाख रुपया लेती है, तो मेरा यह धर्म बनता है कि मैं हिंदी कविता, जिसके प्रसव में 9 महीने क्या पूरी अस्तित्व की अंतड़ियां हिल गई उस मनुष्य के, जिसने भी कहा होगा, जिसने भी वो कविता लिखी होगी। मैंने भी अगर कविता लिखी है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, तो तय मान के चलिए कि 1 आध बाल्टी आंसू मैंने भी बहाया है। तो मुझे उस 1 आध बाल्टी आंसू का पैसा चाहिए, मुझे उतना बड़ा फोटो चाहिए। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री जी का बड़ा फोटो छपेगा उस पोस्टर पर और मेरा छोटा फोटो छपेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो मैंने वो प्रोग्राम छोड़े हैं। मेरे यहाँ से मेल जाती है कि आप चित्र यहाँ लगेगा कुमार विश्वास जी का, रुकेंगे यहाँ, आएंगे, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए। हिंदी की कविता को इस बात के लिए मुझे एहसान ना माने, मुझे धन्यवाद ना दे, पर मेरी आलोचना नहीं करनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मैं तो अंततः वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं। मैं जाजम बिछा रहा हूं, आकर तो इस पर बड़े पुरोहित बैठेंगे, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति। हिंदी कविता के जो साधक रहे, उनका जो दारिद्र्य रहा, उसको दूर करने की कोशिश करना। देखिए, हिंदी में एक मानक बन गया है हिंदी का दरिद्र दर्शन। मतलब आपको गरीब दिखना बहुत जरूरी है। जैसे नागार्जुन है, निराला है, उन्हें वो बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती इस बात पर, लज्जा नहीं आती कि देश आजाद हो गया था और हिंदुस्तानी और हिंदी बेल्ट का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री था। इलाहाबाद से जीतकर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इलाहाबाद में अपनी अस्थि का एक एक कण गला देने वाला निराला काशी प्रसाद जायसवाल के बरामदे में विक्षिप्त पड़ा रहे। ये हिंदी का दोष है? किसका दोष है? इस अपराध का बदला कौन लेगा? इस अपराध के लिए कौन किसको दंडित करेगा? मैं सदा ये कहता हूं कि मैं निराला का रक्तपुत्र नहीं हूं, मैं उसका वंशपुत्र हूं। तो मैं तो उन्हीं धन पशुओं से उसका बदला ले रहा हूं। क्या आपने मेरे पूर्वज की कविता नहीं सुनी? वो पूरी कविता सुनाता था आपको, मैं कम कविता सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपसे पैसा पूरा लूंगा। आपको देना पड़ेगा अगर आपको मनोरंजन चाहिए, वो कविता का धर्म चाहिए। तो दारिद्र्य नहीं, मेरा कहना यह कि दुनिया की सारी श्रेष्ठतम कलाएं राजसिकता से पैदा हुई हैं। जो भी ये कहता हो दारिद्र्य से पैदा हुई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप तो पढ़े लिखे, आप नाम लीजिए, अंग्रेजी लिटरेचर का नाम लीजिए, आप स्कल्पचर देखिए, आप पेंटिंग्स देखिए, उन्हीं जगहों से निकली है जहां राजसिकता। कलाकार का जो मस्तिष्क और शरीर है वो सुकून में रहना चाहिए, तभी उसकी आत्मा जागेगी, तभी वो अच्छा काम कर पाएगा। और मेरी मुहिम इसी काम में थी, और मुझे लगता है कि हिंदी कवि सम्मेलन मंच के लिए मैंने ये काफी काम कर दिया है और आगे करूंगा। लेकिन एक बात ये भी आती है ना कुमार भाई, के कुमार विश्वास ने कविता को महंगा भी कर दिया। जब आप इतना पैसा लेंगे एक शो का, तो स्वाभाविक उस शो में सबका प्रवेश नहीं होगा। नहीं, निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा। कल और आएंगे नगमों की बेहतर कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं आखिरी व्यक्ति नहीं हूं। कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी का कोई छोर नहीं है। मुझसे बेहतर अब भी लोग हैं और वो आएंगे धीमे धीमे। महंगे का तात्पर्य है, कविता का क्या कोई मोल दे सकता है? कविता का क्या कोई उसका प्रतिदान देगा? उसकी महंगाई तो कुछ है ही नहीं। अगर एक बहुत बड़े रहमान साहब बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, 1 करोड़ का कंसर्ट होता है उनका, उसमें 150-200 लोग लगते हैं। मैं भी अमेरिका में था 45 दिन, वहां एक प्रमोटर मेरे शो करा रहा था, एक इवेंट वाला था, वो मुझसे बहुत खुश था, क्योंकि वही सोनू निगम जी के शो करा रहा था। सोनू निगम जी की सिम्फनी 45 लोगों की थी और उनका शो भी 2-2.5 घंटे चलता था। मैं केवल 2 लोग गया था, एक मेरे साथ और कवि गया था और मैं गया था, जो शुरू में पढ़ता था 25-30 मिनट, उसके बाद 2 घंटे मैं सुनाता था, 2.5 घंटे माइक लेकर हाथ में, या कॉलर माइक लेकर या स्किन माइक लेकर। वो कहता था कि साहब इसमें तामझाम भी नहीं लगा, इसमें म्यूजिक भी नहीं लगा, इसमें आगे पीछे लड़कियां भी नहीं नाची, और मेरे लोगों को आनंद ज्यादा आया। इसमें इमोशन भी गया, ह्यूमैनिटी भी गई, माँ के बारे में बात गई, पिता के बारे में, देश के सरोकार गए, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका गई, और हमें कैसा भारतीय और मनुष्य बनना चाहिए, हमारी विराट परंपरा का बोध भी गया। तो मुझे लगता है कि इस आलोचना से शायद हिंदी को मुक्त होना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि मुझसे जो पीछे पीढ़ी आ रही है वो इससे बहुत प्रसन्न है, वो इससे बहुत खुश है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले अगर किसी का लड़का क्रिकेट खेलता था तो माँ बाप उसको मारते थे।
कि खेल के क्या करेगा, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। आज किसी का बच्चा क्रिकेट खेलता है तो माँ बाप उसे एकेडमी में छोड़ के आते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर पैदा हो चुका है। मुझे लगता है कुमार विश्वास को देखकर कम से कम लोग कवि होने पर अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे। बच्चे को नहीं डांटेंगे, उनको लगेगा कवि होने पर आप अच्छे पैसे ले सकते हैं, अच्छे से जीवन जी सकते हैं और ये आवश्यक है, पॉपुलर भी हो सकते हैं, आप मानसिकता ले सकते हैं। ये सचिन तेंदुलकर ने, सुनील गावस्कर ने ये मानक स्थापित किए क्रिकेट में कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ठीक से रहने का अधिकार है। भाई यहाँ आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए, इसके बाद फिर जारी रखेंगे कुमार विश्वास के साथ बातचीत का सिलसिला, और इस बार पूछेंगे सवाल इनके सामाजिक सरोकारों पर, पूछेंगे सवाल आंदोलन पर, भ्रष्टाचार से जुड़ी मुहिम पर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए समाचार प्लस। देवभूमि में जन्मा एक सितारा, जिसके आदर्श पर चलकर बेटे ने टिहरी को संवारा। फिर आया है एक नौजवान जिसका संकल्प हर हाथ को काम, उसका मकसद है कारोबारियों को देवभूमि का रास्ता दिखाना। कॉर्पोरेट में वो फैक्ट्री मैं लेके आऊंगा जहाँ पे हम दोबारा एक बार फिर से कॉर्पोरेट का निवेश कराएंगे और नई इंडस्ट्रियां लगवाएंगे। जिसने ठाना मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाना, मलिन बस्तियों को उनको मालिकाना हक दिलाया जाएगा। विस्थापन के जख्मों पर मरहम भी है लगाना। टिहरी की तस्वीर को है अब बदल जाना, जो कहेंगे वो है करके दिखाना। इन ब्लॉकों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हर हाथ को काम, हर घर में पानी, वापस लाएंगे पहाड़ की जवानी। हमारा युवा खुद रोजगार नहीं, जहाँ दूसरों को रोजगार देने की तलबा कर रहे। गुणा दर गुणा, साकेत बहुगुणा, कांग्रेस को वोट दें, हाथ का साथ दें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुमार भाई, आपकी एक और इधर नई भूमिका देश के सामने आई। जब अन्ना जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे तो कुमार विश्वास के एक नए रूप स्वरूप को देश ने देखा। देखा कि जो आदमी अभी तक जिसको हम जानते थे कविता के माध्यम से, वो दूसरे माध्यम से भी सक्रिय हुआ सामाजिक जीवन में। अब अरविंद केजरीवाल, आप उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं? ये सफर अमिताभ जी शुरू कैसे हुआ? जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 10 के आसपास, 2010 के दिसंबर के आसपास हम लोग बातें किया करते थे। अरविंद मेरे दोस्त हैं पुराने, और मनीष तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग पहली क्लास से साथ पढ़े, एक ही कस्बे में पैदा हुए। हमारे विवाह, बच्चे, सब हमने एक दूसरे के पास से सब काम देखे हैं, कंधे से कंधा मिला रहा है। मेरे जो एक दो दोस्त हैं दुनिया में अपने, उनमें से एक मनीष है। तो ये लोग काम करते रहते थे। तो 2011 में जब अन्ना बैठने वाले थे तो चिंता ये सबसे पहले हुई कि जंतर मंतर पर लोग कैसे आएंगे। तो इन लोगों के पास और हमारे कुल के पास अकेला मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो युवकों में जाकर अपील कर सकता था। तो अन्ना ने, मैंने और मनीष ने मिलकर एक विजय चौक पर खड़े होकर एक छोटी सी वीडियो बनाई 9 मिनट की, जो हमने लोड की इंटरनेट पर, कि आप लोग आइए। युवकों से खासतौर पर अपील की। कॉलेजों में हम लोग गए, जिन कॉलेजों में मैं उस समय कुछ पैसे लेके जाता था, तब भी अच्छे पैसे होते थे, उनमें यूं ही गए अपील करने के लिए। अरविंद गए, मैं गया, मनीष गए कि आप लोग आइएगा। यहां से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। तब तक तो मुझे लगता था कि चलिए मेरे दोस्तों का एक आंदोलन है और देश से भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा, सहायता कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा और चुनौतियां आनी शुरू हुई और राज सत्ता ने इसको दमन के उसमें ले लिया कि नहीं, हम निपटा के मानेंगे, नहीं, तो अपने भीतर का जो स्वाभिमान था वो और प्रबल होकर बड़ा हो गया। तो मैंने जीवन में पहली बार सामाजिक क्षेत्र का विरोध देखा। अब तक तो मैं कवियों में, साहित्य में विरोध देख रहा था। अब मैंने उन लोगों का विरोध देखा जो मुझसे सदा खुश थे। राजनेता, आर्थिक मोर्चे पर जो समृद्ध लोग थे, वो बहुत सारे लोग। लेकिन मैंने जनता का अद्भुत प्रेम देखा, मैंने युवकों का अभूतपूर्व समर्थन देखा। जो युवक मुझे एक सेलिब्रिटी मानते थे, एक मिड सेक्स सेलिब्रिटी, के आता है कि चलिए ठीक है, ऑटोग्राफ ले लेंगे, फोटो खिंचवा देंगे, वो पैर छूने लगे, वो इज्जत से देखने लगे। भाव में परिवर्तन आ गया। और मुझे लगा यही अभीष्ट है, यही आवश्यक है, यही युग धर्म है आपकी चेतना का। क्योंकि आप कितने दिन जीवित बचेंगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन देश की जो शाश्वतता है उसमें आपका अगर योगदान है तो आप महत्वपूर्ण है। और धीमे धीमे मेरे इनपुट्स और मेरा जो चीजें थी वो अंदर जाने लगी। इस समूह के साथ सबसे अच्छी जो बात है, जो मैंने रालेगंज सिद्धि में जब आंदोलन के बाद पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें चर्चा हुई थी कि हमारी कमजोरियां क्या थी और हमारा बल क्या था, उसमें भी मैंने बोला था कि दिस इज द ब्लेंड ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। अपने अपने क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं, ये उनका समूह है। चाहे प्रशांत भूषण हो,
जो अपने काम के बहुत मास्टर हैं, चाहे मनीष हो जो अपने मीडिया मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, चाहे अरविंद हो जो स्ट्रेटेजी और सत्य के बहुत बड़े मास्टर हैं, मुझको काम सौंपा गया था कि ये जो तीर्थ है जंतर मंतर का, रामलीला मैदान का, ये इस पूरे आंदोलन का हृदय है और ये आने वाली जनता इसका खून है। मुझे आज भी सेंटेंस याद है, अरविंद ने कहा था कि अगर यहाँ खून आना बंद हो गया कुमार, तो हम पैरालिसिस के शिकार हो जाएंगे, हम पक्षाघात के शिकार हो जाएंगे। यहाँ खून बंद नहीं होना चाहिए, जनता यहां से नहीं हटनी चाहिए 24 घंटे, और सुनने के बाद जनता और आनी चाहिए। तो मेरे पास कम्युनिकेशन का जितना स्किल था, संप्रेषण की इतनी क्षमता थी, वो मैंने लगाई। अब पार्टी उन्होंने बनाई है, पार्टी में मैं साथ हूं उनके, लेकिन मैंने कहा कि मैं पद नहीं ले सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम, जो क्षमता, जो सामाजिक जीवन में रसमयता और संघर्ष हमारे बाकी मित्रों ने किया है, वो मैंने अभी नहीं किया। तो मुझे खुद को अभी समय देना है। अगर 1.5 साल 2 साल बस्ती में उतरकर सड़क पर जाकर मैं काम कर सकता हूं इतना, तब मुझे लगता है, और कल बाकी लोगों को भी लगता है कि मुझे उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो इस पर विचार कर सकता हूं। लेकिन पहले दिन ये बहुत अलोकतांत्रिक हो जाएगा कि मैं खुद से ही तय करूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं पार्टी में कोई पद लूंगा। अच्छा, अन्ना के और अरविंद के अलगाव से कुछ विश्वसनीयता का संकट कहीं पैदा होता है क्या? नहीं, देखिए, थोड़ा भ्रम का संकट जरूर पैदा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अब ज्यादा स्पष्ट हो गया। अगर ये अलगाव ना होता तो एक भ्रम रहता कि अन्ना शायद लड़ना नहीं चाहते, अरविंद शायद लड़ना चाहते हैं, टीम अरविंद लड़ना चाहती है, अन्ना शायद सहमत नहीं है। अब बिल्कुल तय हो गया कि भाई इस आंदोलन के 2 तरीके हैं। देखिए, पुरी के अधिवेशन में भी यही हुआ था, सुभाष जीते और गांधी ने कहा कि भाई मेरी हार है, तो सुभाष बाबू ने कहा कि मैं देश को और आपको हारते हुए नहीं देख सकता बापू, मैं अध्यक्ष पद भी छोड़ रहा हूं और पार्टी भी छोड़ रहा हूं, आप लड़िए। और वो गए। मेरा सौभाग्य कि मैं जापान गया और मैंने वो रास बिहारी जी का रेस्टोरेंट देखा जहां योजनाएं बनती थी, जहां गदर पार्टी के सम्मेलन हुए। तो क्या सुभाष बाबू गलत थे? नहीं, सुभाष बाबू भी ठीक थे। क्या गांधी गलत थे? वो भी ठीक थे। मार्ग एक था। तो अन्ना को ऐसा लगता है कि समकालीन राजनीति इतनी विभत्स है कि वहां उनके ये तेजस्वी जो युवा सामाजिक नेता हैं, ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब इंजीनियरिंग ना करने के बजाय कविता लिखने का सोचा था, बीए करने का सोचा था, 3 साल तक मेरे पिता मुझसे बोले नहीं थे। लेकिन जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, तब उन्होंने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा कि बहुत अच्छा, मेहनत अच्छी की तुमने। तो अब इन पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये देश मिलकर, ये दिल्ली विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में सारा देश मिलकर अन्ना को ये सूचित करे, अन्ना जैसे उन सब तपस्वियों को सूचित करे कि विमर्श में बदलाव हो चुका है। अब इस प्रक्रिया को कोई रिवर्स नहीं लौटा सकता। ये जो काल चक्र घूमा है ना सकारात्मक सोच का, जो आज आईपीएल की खबरें नहीं आ रही हैं, T20 की खबरें नहीं आ रही हैं, एक हीरोइन से जिसका अफेयर चल रहा है, नाम गुदवाले, तो 4-4 5-5 दिन चैनलों पर जो चर्चाएं होती थी वो नहीं हो रही हैं। एक अश्लील नर्तकी के चुम्बन के एंगल अब व्याख्यायित नहीं हो रहे हैं। अब लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही व्याख्यायित हो रही है। अब बिजली का कनेक्शन किसका कटा, कौन जोड़ने गया, इस पर बातें हो रही हैं। तो ये जो विमर्श बदला है, ये बड़ा सकारात्मक संकेत है। मुझे लगता है भ्रम नहीं है, बल्कि भ्रम छट गया है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का मानस बड़ा विचित्र है। इस देश ने अपने 3 नायक माने, तीसरे को पूर्ण नायक ना भी कहें तो अर्धनायक कह सकते हैं, गांधी को। गांधी ने चुंगी का चुनाव भी नहीं लड़ा, तभी नायक माना देश ने। देश ये अनपढ़ों का देश हो सकता है कुमार विश्वास, लेकिन ये तफ्शीस करना जानता है कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसका कोई हानि लाभ तो नहीं है कहीं। गांधी उस कसौटी पर जिस दिन देश ने कस लिया कि इसको कोटा परमिट लाइसेंस भी नहीं लेना, ना अंग्रेजों से ना जवाहरलाल से, तो उसने कहा इनको 100 में 100 मार्क्स। उसके बाद फिर उसने किसी को नहीं चुना लंबे अरसे तक, फिर उस आदमी को चुना जो ठीक जवाहरलाल जी के मरने के बाद प्रधानमंत्री हो सकता था इस देश का, जिसके पास प्रस्ताव आया था, जयप्रकाश, जिसको गांधी अपना दामाद कहते थे। उस स्ट्रक्चर के आदमी को चुना। उसका भी उसने उसी मानकों पर टेस्ट किया कि कोई लाभ लालच तो नहीं है, राग द्वेष नहीं पाया। बोले किडनी भी फेल है, जीवन भी नहीं है इस आदमी के पास, फिर भी दांव पर लगा दिया खुद को। तो उसको उसने अपना फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड माना। और फिर अन्ना को भी उसने पड़ताल की, यहां से लेके और या राले गांव तक, कि चेक करो कहीं कोई लाभ लालच का सूत्र तो नहीं। जब देखा नहीं, तो उसने कहा कि अन्ना के पीछे भी खड़े हो जाओ। ये देश नायक तभी मानता है, पद तो ऐसों को कैसों को भी दे देगा, लेकिन नायकत्व तो नहीं देता। नहीं, इसीलिए मैं एक बात कर रहा हूं अमिताभ भाई कि देखिए, अरविंद या मनीष या प्रशांत, संजय या मैं भी स्वयं, हम जो लोग आए, कुछ लोग और बाकी लोग साथ में आए, मैं आज इसे बिल्कुल अहंकार में नहीं कह रहा, बहुत सरलता के साथ कह रहा हूं। इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो लीडरशिप नहीं है कि उसके 5 प्रमुख चेहरे चौराहे पर खड़े हो जाएं और 10,000 लोग आ जाएं, 5,000 लोग उनकी बात सुन लें, या वो ये कहें कि बैठ जाओगे तो बैठ जाएं। आपने तो कवर किया है जी। आप, मैं बोलता था 1 2 3 पर सब बैठेंगे, 1 लाख आदमी बैठ जाता था। मेरे में ऐसा क्या आत्मबल है? उस तपस्या की जगह का आत्मबल था
कि लोग देख रहे थे कि एक ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला आदमी, जिस विभाग का एक भ्रष्ट जो इंस्पेक्टर है वो भी 1 करोड़ कमाता है, वो आदमी घिसी हुई पैंट में, घिसी हुई चप्पल में और कमीज पैंट में भागा फिर रहा है, दाढ़ी बढ़ गई है, लगा फिर रहा है। एक टेलीविजन चैनल का एक चेहरा आया है कि मैं ये काम छोड़ के इस काम में लगा हुआ हूँ। प्रशांत भूषण, उसको क्या आवश्यकता, लेकिन मेरे ख्याल से हर साल मेहनत करके वो इस देश की धरती माता के लाखों करोड़ों रुपए बचवाता है PIL लड़ के। तो मुझे लगता है कि नायकत्व तो ये देश अपने आप गढ़ेगा, और अगर इनमें भी कोई खोट हुआ, अगर ये सूरज भी दागी हुआ, तो नया उजाला फिर निकलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और मुझे लगता है ये इस बार नया विकल्प नहीं आ रहा है राजनीति में, एक वैकल्पिक राजनीति आ रही है। शायद इसीलिए देश को शुभ संकेत लग रहा है। अच्छी बात है मतलब, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्तिहान है? क्योंकि जब आप सबको भ्रष्ट कह के आगे बढ़ते हैं तो शायद आपके लिए कसौटी और बड़ी हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो अरविंद और उनके साथियों के लिए इस वक्त देश के मानस की जो कसौटी है वो बहुत तीखी होगी। अमिताभ भाई, 2 बातें। एक तो हम सबको भ्रष्ट नहीं करें। एक बात जो आपने कही, मैं आपसे 200% सहमत हूं। इस देश की सत्यम शिवम सुंदरम में बहुत आस्था है। 1 लाख बार की सुनी हुई राम कथा को ये दोबारा देखता है तो देश रुक जाता है। वही तीर आते हुए एक दूसरे से टकराते हुए 5-5 मिनट वर्षा चल रही है, लोग देख रहे हैं भाव भक्ति के साथ। इस देश में घर में अराजक राजनीति करने वाली महिलाएं, गहना पहनने वाली महिलाओं के चरित्र चित्रण वाले 8 साल तक तांडव चलते हैं, सास भी कभी बहू के नाम पर। एक 12 साल की बच्ची आती है भारतीय वधू की भूमिका में, और वो इन सब सास बहुओं के खटोले बाहर बिछा देती है। वही चलती है जो पल्ला ढकती है, जो सास के पैर छूती है, पति को देवता मानती है। सत्यम शिवम सुंदरम में इस देश की अभूतपूर्व आस्था है, ये मैं मानने को तैयार। ये देश भ्रष्ट नहीं है। आज भी महादेव सीरियल सबसे ज्यादा TRP दे रहा है, सबसे ज्यादा, जबकि कितनी बार सुनी हुई कथा। क्योंकि महादेव इस बात का प्रतीक है कि अगर आपको पूरी मनुष्यता के लिए अमृत देना है तो आपको सबसे पहले विषपान करना पड़ेगा, गरल पान करना पड़ेगा। तो इस देश की मूल प्रकृति और आत्मा में मेरी और मेरे साथियों की बहुत आस्था है। हमें एक पता है, 1 सेकंड में पता है कि लोग 1 मिनट में पता कर लेगा कुमार विश्वास ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे बारे में बहुत चर्चाएं हुई कि तो टीवी का फेस बन गए, आप प्राइम टाइम्स आ गए, इनकी TRP बढ़ गई। भाई, दिसंबर में जब ये बात हो रही थी 2010 में, उस वक्त तो ये सब कहीं नहीं थे। मैं ज्यादा जाना जाता था, यूट्यूब पे मैं भी बहुत पॉपुलर था। उस समय मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इस देश को धीमे धीमे पता चल गया, ये महसूस हो गया कि जो गुणधर्म कवि का है और जो युग धर्म है, ये उसके तादात्म्य पर खड़ा हुआ एक युवा लड़का है, कोशिश तो कर रहा है बेचारा। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा कठिन चुनौती नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल इस देश में पैदा होने वाला है कि आई लव पॉलिटिक्स लोग लिखकर चले। सही वही स्थिति है जो चाणक्य के साथ थी कि वो हर द्वार पर गया, राजनीति के हर द्वार पर, ये कहने के लिए कि सिकंदर आ रहा है, भारत संकट में है। कोई नहीं जागा। उसके बाद वो किसी राजा के यहाँ नहीं गया, वो विश्वविद्यालयों में गया, खेतों में गया, खलिहानों में गया, और चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका तैयार करे नए युग के, और उन्होंने देश को एक ऐसा समय दिया जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। मुझे लगता है कि अरविंद भी वही काम कर रहे हैं, मनीष भी वही काम कर रहे हैं, अन्ना भी वही काम कर रहे हैं कि ये नए चंद्रगुप्त और नए सिंहरणों के राज्याभिषेक का समय है। और शायद व्यक्तिगत रूप से मैंने इस जो निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो इसीलिए ताकि कल को ये ना कहा जा सके स्वयं को चंद्रगुप्त बनाने के लिए आप निर्णय ले रहे थे। मैं चाहता हूं कि नए युग के सिंहगुप्त और चंद्रगुप्त आगे बढ़े, और मैं उनके राज्याभिषेक में युग के चारण की भूमिका में गीत पढ़ रहा हूं। कुमार विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी और इस देश की शुभकामनाएं हैं कि एक साफ सुथरी व्यवस्था इस मुल्क को मिले, इस गरीब मुल्क की तरक्की का रास्ता खुले। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करने के बाद मैं जरूर चाहूंगा कि 4 पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाइए। मैं जितने भी हमारे युवा दोस्त देख रहे हैं समाचार प्लस के, उनको शुभकामना देते हैं, और खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी वोट बनवाएं, अपना मतदाता का अधिकार लें इस देश की सरकार से, अपनी सरकार से, ताकि आने वाले कल में वो उसका उपयोग कर सकें। क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो इस नवनिर्माण में अपना संकल्प ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 लाइन ये नए रोल की, एक पुराने रोल वाली 4 लाइन सुना, वो भी मैं सुना देता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है वही बतला रहा हूं मैं, कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुमार विश्वास। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के सिलसिले के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।